हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th की स्ट्रैटेजी के बारे में, फिज़िक्स के बारे में। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे किस तरीके से हमें पूरा X to Y to Z कैसे इस सब्जेक्ट्स को टैकल करना है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, फिज़िक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है बच्चों के बीच में। क्लियर? और फिज़िक्स के साथ एक चीज़ और भी है कि फ़िज़िक्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, अगर आप उनको मिस करेंगे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने ही वाली है। कहीं ना कहीं आप समझेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे। और कई सारे बच्चों की समस्या कॉमन है, न्यूमेरिकल जैसे जिसको बोलते हैं, कई सारों को डेरिवेशन ही नहीं समझ आती है। तो चलिए बात करते हैं कैसे क्या करना है, सब बात करते हैं। तो चलिए आते हैं ज़रा फिज़िक्स पर। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपकी 10 यूनिट्स पहले हुआ करती थी, अब 10 यूनिट्स ना होकर के 9 यूनिट्स हैं। 9 यूनिट्स में हमारा पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। जो हमारी पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पहली यूनिट के बारे में, तो कहीं ना कहीं पहली यूनिट हर किसी को समझ में आती है, नहीं आती कुछ को। न्यूमेरिकल्स में जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे कैपेसिटर के आपके कुछ टॉपिक्स हो गए, अभी सब पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। इनफैक्ट आप लोग के लिए स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी बनाएंगे। लेकिन आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, फोकस करें। जो बात बताई जा रही है उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस से बता रहा है, तो उन पर ध्यान देनी है, उनको समझना है। तो यूनिट 1 हो गया। दूसरा जो यूनिट है आपका, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हैं। पूरे यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा हमारा यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा यूनिट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई। तीसरा जो यूनिट है वो हमारा है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। चौथा जो यूनिट है जिसको हम AC अल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं, EMI और अल्टरनेटिंग करंट, 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें 5वां यूनिट की, तो हमारा 5th यूनिट है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम पेपर 1 भी बोल सकते हैं, पार्ट 1 भी बोल सकते हैं बुक का। अब यहाँ पर आते हैं ऑप्टिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। यूनिट 7 है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव। एंड 8th चैप्टर इज एटम एंड न्यूक्लियाई। चैप्टर नहीं, यूनिट, एटम एंड न्यूक्लियाई। एंड 9th यूनिट इज आपकी है सेमीकंडक्टर। देखिएगा ज़रा ध्यान से, इसका वेटेज क्या रहता है, कैसे क्या डील करना है, कौन से चैप्टर में ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, कौन से चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, किस चैप्टर में कैसे क्या डील करना है, ज़रा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं भाई। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा चैप्टर, अगर हम पहले पार्ट की बात करें ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? और कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। वैसे तो सारे के सारे यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग अच्छे से ही पढ़ना है। जैसे उसमें कैपेसिटर एक टॉपिक है, उसके डेरिवेशंस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और रही बात नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, गॉसियन थ्योरम, और भी जो चैप्टर्स हैं बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अगर आपको एक बार अच्छे से आ जाए तो आप अपनी बुक को भी एक बार अच्छे से कॉन्टेक्स्ट वाइज रीड करिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। आप लोग जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताइए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस लगाना पसंद है, या फिर मैं अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाऊंगा। क्लियर? इसके बाद अगर हम आए करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, तो यहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी यहाँ पर कई सारे, जैसे कि अगर हम बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मीटर ब्रिज भी इसमें इसका एक एप्लीकेशन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और इस यूनिट को भी अच्छे से टैकल करना है। अप्रॉक्सीमेशन अगर हम बताएं, इन दोनों यूनिट से बोर्ड में लगभग 15 मार्क्स का आता है। क्लियर?
अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें और एसी की बात करें, ये दोनों भी अपने आप में इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। तमाम सारे बच्चों ने मतलब बताया मेरे को जो है सर मैग्नेटिज्म जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो समझ में आने के बाद भी उसको टैकल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही नहीं समझ आ रहा है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म जो है आपको बहुत अच्छे से सतर्कतापूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक आपको समझते हुए आते हुए भी हो सकता है इससे गलती हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सभी हैं, लेकिन इसको बहुत तरीके से पढ़ना है। एसी की बात करें, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी जो हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इन दोनों को मिला करके भी लगभग 15 मार्क्स का, मान लेते हैं 16 मार्क्स का आता है। EMW लगभग 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोटा सा यूनिट है जो कि आप लोग आराम से टैकल कर ले। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से अगर हम बोलें, ये 15 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेशन में मान लीजिए इसको ऑन एन एवरेज, ये आपकी एग्ज़ाम में दिख जाएगी आपको। और कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स ईजी भी है, साथ ही साथ कहेंगे कि डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, ईजी भी है लेकिन मज़ेदार भी है। क्लियर? यहाँ पर 2 सेक्शन मान लेते हैं, एक आगे आपका रे ऑप्टिक्स और एक आगे आपका वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? यूनिट नंबर 7। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करें तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इन तीनों को मिला करके लगभग 20 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो अगर हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, मैटर वेव के बारे में बताया गया है। और एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो यहाँ पर एटम के बारे में पूरा केस स्टडी करके बताया रदरफोर्ड ने, बोहर ने, किस तरीके से, है ना, किस तरीके से इसका एटम के बारे में चीज़ें बताई हैं। न्यूक्लियाई के बारे में बताया गया है। और उसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पर डिटेल से बात करी गई है। और सेमीकंडक्टर का कुछ पोर्शन आप लोग का कट भी हो गया है। अब आपको पढ़ना कैसे है ज़रा ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं अभी आपका 50% सिलेबस हो चुका है। 50% का मतलब हो गया 4 यूनिट, 4.5 यूनिट या 5 यूनिट मान लेते हैं। आपका 5 यूनिट खत्म हो गया है। मान लेते हैं आपका ये यूनिट खत्म हो गया, ये यूनिट खत्म हो गया, ये यूनिट भी खत्म हो गया, है ना। और भी 1-2 यूनिट से ले लेते हैं, या फिर मान लेते हैं ये यूनिट यहाँ तक खत्म हो गया है सिलेबस। तो अब आपको करना क्या है? लोग सोचते हैं हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए और हम पूरा अच्छे से डील करेंगे आराम से बैठ करके। नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, पूरा सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में आप एक गलती कर देंगे, पीछे का जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन वो भूल जाएंगे, उसको नहीं अच्छे से पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक होगी। क्लियर? आप समझिए इस बात को कि जब जो चीज़ें बताई गई हैं बार बार, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, जैसे जो चीज़ आपने हो सकता पढ़ी हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाके पढ़ी हो, वही चीज़ हो सकता है मैग्नेटिज्म में कहीं ना कहीं रिपीट हो रही हो, कहीं ना कहीं कुछ बातें रिपीट हो रही हैं। आपने अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। या फिर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई चीज़ पढ़ी हो सकता है मैग्नेटिज्म में मिल जाए आपको थोड़ी बहुत कुछ बातें। क्लियर? उसका यूज़ हो रहा है, उसके एप्लीकेशन जो यूज़ हो रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ क्यों नहीं समझते हैं आप लोग कि अगर प्रीवियस चैप्टर तैयार नहीं होंगे, आगे के चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम भी तो होगी। रही बात मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। मॉडर्न फिजिक्स अगर आप कवर करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। और रही बात ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है काफ़ी हद तक, या यहाँ पर कुछ अपडेटेड वर्जन जैसे वेव ऑप्टिक्स अपडेटेड वर्जन है, और हमारी जैसे रे ऑप्टिक्स है वो हमारी जो है पहले ही हम लोग लगभग चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे उसमें नया है, अगर आप बताएं नया नहीं है, कुछ 10th क्लास के सिलेबस में है, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और भी कई सारी बातें हैं। तो ये जो है आपको अच्छे से डील करना है। अब इसके बारे में चैप्टर वाइज हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जैसे एक यूनिट है, यूनिट में चैप्टर आता है, पहले यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे पूरी यूनिट में क्या करना है, फिर हर यूनिट में चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे आपको क्या करना है। इनफैक्ट हम आपके लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, लेकिन एक चीज़ जरूर लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए कि आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप लोग को फीडबैक भी अगर मौका मिले तो दे दीजिएगा फीडबैक कि आपको किस तरीके से बातें समझ आ रही हैं। इनफैक्ट कुछ लोग के पास टाइम ही नहीं होता है, हो सकता है कुछ लोग पूरा वीडियो भी ना देखें, ये बहुत अच्छी बात है, मत देखिए आप, लेकिन आपको एक काम करते रहना है, आपको पढ़ते रहना है। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज स्ट्रेटजी, और फिर यूनिट वाइज स्ट्रेटजी के बाद, ये तो यूनिट वाइज यूनिट पूरा बता दिया,
अब जैसे अगला हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चारों चैप्टर के बारे में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या कर सकते हैं, फिर चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, पहले यूनिट वाइज कर लेंगे सारा। तो कुल मिलाकर के हम आपके लिए धड़ाधड़ स्ट्रेटजी लाते रहेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। वो जब ही होगा, और ज्ञान के साथ वो जब ही होगा जब आप अपने आप को पूरे समय फोकस तरीके से बस अपने बोर्ड्स पर लगाए रखेंगे। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।